तो इस बात का ध्यान रखना कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यहाँ पे होगा, मतलब ये y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट डालेंगे और x एक्सिस पे टाइम डालेंगे, क्योंकि टाइम तुम्हारा बढ़ते हुए जाएगा या फिर टाइम हमेशा में घटेगा, क्या नहीं घटेगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव चलेगा। और ये डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ समझ ऐसे है, तो इधर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, और इधर तुम्हारा टाइम है। तो अगर ग्राफ को देखोगे तो देखो, समझो यहाँ पे होता क्या है कि मान लो कि मेरे पास एक पार्टिकल है, यहाँ पे कोई दूसरा पार्टिकल है, तो ये क्या होगा, पहले इस पार्टिकल से टकराएगा, तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, मान लेते हैं 2 मीटर ये चला, अगर ये 2 मीटर चला तो पॉजिटिव 2 डायरेक्शन में आगे की तरफ ग्राफ जाएगा। अब टकराने के बाद अपना एनर्जी दूसरे पार्टिकल को ये इंपार्ट कर दिया, इंपार्ट करने के बाद वापस इस पार्टिकल इस पोजीशन से वापस इक्वेशन में आएगा। अगर हम इस डायरेक्शन को, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं, और अगर हम पीछे की तरफ आते हैं, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं, तो उस डिस्प्लेसमेंट को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट जो है तुम्हारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा, मतलब जाते समय अगर तुम पॉजिटिव लिए हो तो आते समय तुमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। वेरएज अगर डिस्टेंस रहता तो वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो यही रीजन है कि जब इसका ग्राफ बनाओगे, मान लेते हैं 2 मीटर यहाँ पे है पॉजिटिव की तरफ और 2 मीटर यहाँ है नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, ये कुछ टाइम पे 2 मीटर तक पहुंचा होगा, ठीक है, मान लो कि ये टी टाइम में 2 मीटर तक पहुंचा, ठीक है, तो इसको जाने में टी टाइम लगा, और फिर उसका जब इसको वापस आना पड़ा, तो देखो यहां से लेके यहां तक टी, यहां से लेके यहां तक ये हो गया 2t, यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गया 3t, और यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गया 4t, ठीक है। तो तुमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कंप्लीट ऑक्सीलेशन ये कंप्लीट कर दे, यही हो गया इसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में एक जाते समय 2 मीटर और आते समय 2 मीटर, यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इससे ग्राफ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब समझ में आया होगा कि ग्राफ एक बार ऊपर जा रहा है फिर एक बार नीचे आ रहा है, तो नीचे क्यों जा रहा है ये समझ में आ रहा है, क्योंकि जाते समय पॉजिटिव डायरेक्शन में गया और वापस आते समय नेगेटिव डायरेक्शन में वापस आया, इसलिए नेगेटिव साइन हम लोग यहाँ पे लिया, तो ये ग्राफ हुआ ऐसे करके। तो ये ग्राफ तुम्हारा कैसा है, तुम्हारा ये ग्राफ हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, ठीक है। अच्छा, इसको और अगर फर्दर हम पढ़ाना चाहें तो यहां पर फिर से तो ये रहेगा तुम्हारा 5t, ये तुम्हारा हो जाएगा 6t, ठीक है। अच्छा, याद करो हमने बताया था कि जो लैम्डा होता है जिसको तुम वेवलेंथ कहते हो, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या फिर दो कंसेक्यूटिव ट्रॉट के बीच का डिस्टेंस होता है, ये दूरी, यहां से लेके यहां तक का जो दूरी होता है उसको कहते हैं लैम्डा। तो यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, लैम्डा हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ। यहां से लेके यहां तक ये हो गया लैम्डा, ठीक है। ग्राफ क्लियर है, इसको नोट करो। आदित्य, अच्छा आदित्य रिकॉर्डिंग देख लेना, 5 मिनट का तो बात है, ऐसे ही देख लो, दोबारा बता भी देते हैं कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहे हैं तो हम लोग y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, x एक्सिस पे हम लोग टाइम पीरियड ले रहे हैं, तो टाइम पीरियड हमेशा बढ़ता हुआ जा रहा है, 0 रहा ये पोजीशन, ये t टाइम, ये 2t, ये 3t, ये 4t, आगे बढ़ता हुआ जा रहा है टाइम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, मान लो मेरे पास कोई पार्टिकल है यहाँ पे, ये पार्टिकल पहले इस पार्टिकल से टकराया, तो जाते समय अगर 2 मीटर हुआ
तो अगर ये वापस आ रहा है तो इसका साइन हमको क्या डालना पड़ेगा, नेगेटिव डालना पड़ेगा, क्योंकि तुम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है उसको तुम पॉजिटिव में मान सकते हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो उसको तुमने पॉजिटिव माना है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ अगर तुम जाओगे तो उसको नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब पार्टिकल टकराया तो 2 मीटर गया, अब पार्टिकल वापस आ रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव 2 में रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे वही ग्राफ दिखा है कि टी टाइम में ये 2 मीटर गया और वापस 0 पोजीशन तक पहुंच गया, टी टाइम फर्दर लगा इसको, फिर टी टाइम में ये 2 मीटर तक गया, फिर टी टाइम पे ये वापस 0 पे पहुंच गया। ठीक है, तो वही ग्राफ करके कंप्लीट करके दिखाया। चलो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पढ़ो। Representation of a wave. Representation of a wave. A wave which propagating in a medium can be represented by the following types: groups. Displacement time graph and displacement distance graph. Displacement time graph shows the variation of displacement of a particle of the medium with time at a given position when a wave propagates through the medium. It is called displacement time graph. The amplitude is represented by the letter A and time period is represented by the letter T. In figure 7.3, the amplitude of wave is 2 cm and its time period is 4 seconds. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इसका टाइम पीरियड क्या है, 4 सेकंड। उनको यहाँ पर भी ग्राफ दिख रहा है, देखो 0 से स्टार्ट हुआ और वापस अपने मीन पोजीशन पर पहुंच गया 4 सेकंड में, इसलिए इसका कंप्लीट टाइम पीरियड क्या दिख रहा है, 4 सेकंड। अच्छा, ये इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका था 2 मीटर, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 2 मीटर। तो ये हो गया तुम्हारा एम्पलीट्यूड, ये ए से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, ये दूरी क्या हो गया, ए एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये बता रहा है एम्पलीट्यूड ये रहा। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। अब नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। Figure 7.4 shows the variation of displacement of particles of the medium at different positions with distance at the same time. Here, amplitude of the wave is shown by the letter A and wavelength is shown by letter lambda. लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि अगर तुम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ ले रहे हो तो यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही बनेगा, बस नीचे में डिस्टेंस आ जाएगा और यहाँ पे जो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो दूरी है उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखो एक यहाँ पे छोटा सा इसको चेंज करो, यहाँ पे लैम्डा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे टी होना चाहिए, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो ये जो था यहाँ पे टी होगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ इस्तेमाल करते हो तो मतलब यहाँ पे टाइम टी नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, ये डिस्टेंस है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ 2, ये डिस्टेंस हुआ 3, ये डिस्टेंस हुआ 4, ये डिस्टेंस हुआ 5, ये डिस्टेंस हुआ 6। तो उस केस में ये टी नहीं रहेगा, उस केस में ये क्या हो जाएगा, ये लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और इधर क्या है तुम्हारा डिस्टेंस है। देखो डिस्टेंस और स्पीड ऐड होते रहते हैं। देखो पहले बार जब यहां से लेके यहां तक गया, ठीक है, तो मान लेते 1 यूनिट हुआ, फिर यहां से लेके यहां तक वापस आया तो हो गया 1 यूनिट, फिर यहां से लेके यहां तक गया 1 यूनिट, फिर यहां से लेके यहां तक आया 1 यूनिट। तो ऐसे करके ये ऐड होते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसे करके दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है, बढ़ते क्रम में दिख रहा है। ठीक है, आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब नेक्स्ट आगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। साउंड को पहचानेंगे कैसे, जैसे कोई पर्सन बोल रहा है, एक पर्सन बोला, कोई दूसरा पर्सन सुना, तो तुम उसमें अंतर कर सकते हो कि हाँ किसका आवाज है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो कि कोई बोल रहा है, जैसे कुणाल बोला तो तुम बता सकते हो हाँ ये कुणाल का आवाज है, या फिर रानी बोली तुम बता सकते हो रानी का आवाज है, सौम्या बोली तुम बता सकते हो कि सौम्या का आवाज है। तो कैसे बता सकते हो, तो कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा जिससे तुम पता कर सकते हो कि साउंड अलग है। कैसे पता किए, 3 क्वालिटीज तुम अलग पता करते हो। एक तो पहले लाउडनेस होता है, हर इंसान का अलग लाउडनेस होता है। दूसरा होता है पिच, जिसको तुम श्रिलनेस भी कहते हो, हर इंसान का अलग पिच या फिर श्रिल साउंड होता है, मतलब किसी का मोटा आवाज, किसी का पतला आवाज। और तीसरा होता है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब होता है कि किस क्वालिटी का आवाज है। फॉर एग्जांपल जैसे गिटार का आवाज अलग होता है, सितार का आवाज अलग होता है, तबला का आवाज अलग होता है। तो ये सब डिफरेंट क्वालिटीज है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, तो हर इंस्ट्रूमेंट का अलग क्वालिटी में साउंड निकलता है। तो तुम ये 3 चीज के कारण अंदाजा लगा सकते हो या फिर बता सकते हो कि हाँ ये इस पर्टिकुलर इंसान का आवाज है या फिर इस पर्टिकुलर इंसान का आवाज है। ठीक है, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है साउंड, पढ़ो यहाँ से। A sound wave is characterized by its amplitude and frequency. Depending upon the amplitude and frequency of the sound wave, two sounds can be distinguished from one another by the following 3 different characteristics: loudness, pitch, and quality. The above characteristics of a given sound can be known from the wave pattern of that sound. तो सबसे पहले है लाउडनेस। तो लाउडनेस क्या होता है, किसी का साउंड कितना लाउड होता है, कितना तीव्रता है, कितना इंटेंसिटी है उस साउंड में। ठीक है, जैसे शेर का आवाज, शेर का जो दहाड़ने का आवाज है,
उसका लाउडनेस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बहुत दूर तक सुनाई पड़ जाता है। ठीक है, तो लाउडनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड। Loudness is a characteristic of a sound by virtue of which a loud sound can be distinguished from a faint sound by both by having the same frequency and same waveform. हाँ, इसको पहले अंडरलाइन कर लो, ये डेफिनेशन हो गया तुम्हारा लाउडनेस का। ठीक है, तो ये लाउडनेस का डेफिनेशन हो गया। तो लाउडनेस क्या कहता है, ये कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का, साउंड का कैरेक्टरिस्टिक है जिसको तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो एक लाउड साउंड या फिर एक फेड साउंड। अगर दोनों साउंड का फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों साउंड का वेव फॉर्म सेम है, तब भी तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। कोई पर्सन, जैसे एक आदमी ही बोल रहा है, मान ले तो नॉर्मल एक पर्सन है, आवाज किसी का ज्यादा हो सकता है, आवाज किसी का कम हो सकता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, तो अभी हम ज्यादा आवाज से बोल रहे हैं तो कुछ सुनाई पड़ रहा है, लेकिन अगर भैया हम स्लो आवाज है फिर कम आवाज में बोलेंगे तो भी तुमको सुनाई पड़ेगा। तुम अंतर कर लिया ना कि थोड़ी देर पहले सर आवाज ज्यादा में बोल रहे थे, थोड़ी देर बाद कम में बोल रहे थे, तो ये लाउडनेस है, इसी को बोलते हैं लाउडनेस। जैसे जोर से बोले या फिर फुसफुसा के बोले, आस्ते से बोले, ठीक है, तब भी तुम पता कर सकते हो हाँ मेरा ही साउंड है कि नहीं, क्योंकि तो मेरा फ्रीक्वेंसी सेम है, बोलने का तरीका सेम है, क्वालिटी सेम है, पिच सेम है, बस लाउडनेस बढ़ गया या फिर लाउडनेस घट गया। बोल एक ही पर्सन रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी सेम ही रहता है, वेव फॉर्म भी सेम ही रहेगा, लेकिन अगर कोई जोर से बोल रहा है तो जोर से आवाज आएगा, अगर आस्ते बोल रहा है तो आस्ते आवाज आएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाउडनेस। The loudness of a sound depends on the amplitude of vibration of the इसको अंडरलाइन कर लो। तो कैसे वो डिपेंड करता है, लाउडनेस जो होता है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, जिसका साउंड लाउड ज्यादा। अब देखो तुम ऐसा सोचो, लाउडनेस मतलब क्या हो गया कि कोई कितना तेजी से धक्का मार सकता है, ऐसा सोचो। अगर तुम बहुत तेजी से बोल रहे हैं, असल में हो क्या रहा होगा, जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल को बहुत तेजी से धक्का मारा और वो बहुत दूर तक चल गया। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, पार्टिकल दूर तक जाएगा ऐसे करके, तो उस केस में एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 2a हो गया। समझ में आ रहा है, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 2a हो गया। लेकिन अगर पार्टिकल, जैसे मान लो कोई पर्सन आस्ते से बोला, तो क्या होगा, जो सोर्स से एनर्जी निकला वो साउंड को बस थोड़ा सा दूर लेके गया, तो उस केस में क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड छोटा होगा। देखो एम्पलीट्यूड छोटा दिख रहा है। तो तुम कैसे अंतर कर सकते हो, दो साउंड में लाउड ज्यादा है कि लाउड कम है, तो जिस साउंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वो साउंड लाउड ज्यादा होगा, जिस साउंड का एम्पलीट्यूड कम होगा वो साउंड फीबल होगा या फिर फेंट होगा। समझ में आ गया, तो तुम लाउडनेस से कैसे अंतर कर लिए, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा वो साउंड ज्यादा लाउड, जिसका एम्पलीट्यूड कम वो साउंड कम लाउड या फिर फेंट। ऐसे भी समझ रहे हो, हम कुछ भी बोल रहे हो तो हम क्या कर रहे हैं, मीडियम में एनर्जी दे रहे हैं। अब मीडियम में अगर हम जोर से एनर्जी देंगे तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। अगर हम कम एनर्जी दिए, आस्ते से बात किए, तो क्या होगा, हम कम एनर्जी दिए तो कम डिस्प्लेसमेंट होगा, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। क्लियर हो गया। greater the amplitude of vibration, louder is the sound produced. Figure 7.5 shows two waves A and B of same frequency and same waveform, but the amplitude of the wave A is 2 meter while that of the wave B is 4 meter. Thus, the amplitude of wave B is greater than that of A. Hence, the sound B is louder than sound A. देखो यहाँ पे ग्राफ लेके समझाया गया। देखो हम ग्राफ एक में ही बना दिए। मान लो यहाँ पे A है, ठीक है, मान लो मेरा यहाँ पे, मान लो मेरा ये A है और ये मेरा B है, तो तुमको दिख रहा है A का एम्पलीट्यूड मात्र A है, A का एम्पलीट्यूड मात्र स्मॉल a है, और B का एम्पलीट्यूड मेरा क्या है, 2a है। तो जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है वो क्या होता है, ज्यादा लाउड साउंड होगा, और जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा वो फीबल या फिर फेंट साउंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, ये A जो हो गया वो फीबल साउंड हो गया या फिर फेंट साउंड हो गया, और B जो हो गया वो लाउड साउंड हो गया। ठीक है, सबको बोर्ड विजिबल है ना, सबको बोर्ड विजिबल है। चलो आगे। Examples: if you gently plug the string of a guitar, of a sitar or a guitar, a soft sound is heard. But if you plug the string hard, it gets displaced more from its rest position. That is, its amplitude of vibration increases, and so a loud sound is heard. हाँ, तो इसमें एग्जांपल बता रहा है, जैसे मान लो अगर तुम गिटार बजा रहे हो, सितार बजा रहे हो, अगर तुम तेजी से प्लग करते हो, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करते हो, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा लाउड साउंड होगा, है कि नहीं, क्योंकि तुमको समझ में आ ही रहा है कि एम्पलीट्यूड जिसका ज्यादा होता है उसका साउंड ज्यादा प्रोड्यूस होता है। अगर मान लो तुम एक रबर बैंड लेते हो, एक स्ट्रेट रबर बैंड लेते हो, अगर तुम उसको स्ट्रेच करके इतना दूर तक ले आते हो
तो साउंड जो प्रोड्यूस होगा ये ऐसे करके रोटेट करते जाएगा साउंड, तो साउंड कुछ प्रोड्यूस होगा। लेकिन यही रबर बैंड है और तुम क्या करते हो, उसको इतना दूर तक प्लग करके लेते आते हो, तो ये क्या होगा, इतना एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, तो ऑब्वियसली इसका जो साउंड होगा ये ज्यादा होगा, फिगर बी का साउंड ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू फिगर ए। क्लियर है? तो बस वही बोल रहा है कि जिसमें तुम जितना ज्यादा हार्ड से स्ट्राइक करोगे, जितना ज्यादा तुम डिस्प्लेसमेंट कराओगे, उतना ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है? अब Number 2. If you strike the drum gently, a faint sound is heard. But if you strike it hard, you hear a loud sound. If you gently strike a tuning fork on a rubber band, you will hear the feeble sound. But if you strike it hard on the rubber band, a loud sound is heard. Similarly, if the key of a piano is hit harder or a pipe is blown harder, we put more energy in vibrating subsystem, due to which the amplitude of vibration is increased and a loud sound is produced. The dependence of sound loudness on amplitude of vibration can be demonstrated by the following activity. हाँ, तो यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी में क्या दिया, प्रोड्यूसिंग ए फेंट एंड लाउड साउंड बाय ड्रम। तो ये सिंपल सी बात है, ड्रम को बजा ही हो, जब आस्ते से मारोगे ड्रम को बीट करोगे तो स्लो साउंड आएगा, या फिर जब तुम तेज से बजाओगे तो क्या होगा, लाउड साउंड आएगा। तो बस कोई एग्जांपल दिया है, बस उसको पढ़ लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द लाउडनेस ऑफ ए साउंड। अब लाउडनेस पे क्या क्या फैक्टर डिपेंड करता है, तो लाउडनेस किसके फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहला फैक्टर बताया है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। दिख रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा लाउडनेस उसका ज्यादा। पढ़ो। On the amplitude of a wave. When a body vibrates with greater amplitude, it sends forth a greater amount of energy, and hence the energy received by the eardrum is large. So the sound heard is louder. This can be understood by the following activity. ठीक है, एक्टिविटी क्लियर है, पढ़ सकते हो। एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, तो सबसे पहला फैक्टर जिस पे लाउडनेस डिपेंड करता है वो है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा, जिस वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा, उस वेव का साउंड या फिर लाउडनेस ज्यादा। दूसरा आ गया ऑन डिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑफ द साउंड। अब ये जो साउंड आ रहा है ये कितनी दूरी से आ रहा है, इस पे तो डिपेंड करेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई तुम्हारे बगल में बैठ के चिल्ला रहा है तो तुमको ज्यादा तेज सुनाई पड़ेगा, लेकिन अगर वही तुम मान लो 5 किलोमीटर दूर बैठे हो और कोई पर्सन चिल्ला रहा है तो कोई आवाज भी नहीं आएगा। तो 500 मीटर पे हो तो फेंट आवाज आएगा। तो ऑब्जर्वर या फिर जो सोर्स है, सोर्स से जो लिसनर है वो कितने दूर पे है उस पर भी डिपेंड करता है। जो जितना दूर पे रहेगा उसको उतना कम सुनाई पड़ेगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एम्पलीट्यूड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑफ द साउंड है उस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आगे पढ़ो। On the distance of source of a sound. If the listener is close to the source of sound, he hears it quite louder, but if he is far away, the sound becomes feeble. If he moves further away from the source, a stage may reach when the sound becomes inaudible. Thus, closer the source, louder is the sound. This can be demonstrated by the following activity. हाँ, ये एक्टिविटी भी वही है कि क्या किया है यहाँ पे, एक क्लॉक ले लिया। ठीक है, क्लॉक में क्या किया, वो अलार्म लगा लिया, अलार्म क्लॉक ले लिया। तो क्लॉक के अगर बगल में है तो उसको ज्यादा तेज सुनाई पड़ेगा, क्लॉक अगर दूर में रखा है तो कम सुनाई पड़ेगा, या फिर कह सकते हो कि आस्ते सुनाई पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। On the surface area of the vibrating body, a large vibrating area sends forth a greater amount of energy, so the amplitude of vibrating is larger. Hence, larger the surface area of the vibrating body, louder is the sound. हाँ, देखो इसके बारे में क्या बताया है कि जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा। अब एग्जांपल देखो, मेरे पास क्या है, एक मार्कर है, साउंड कैसा आ रहा है, कम आवाज आ रहा है क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत कम है। अब इधर देखो, साउंड ज्यादा आ रहा है ना, क्योंकि इसका वाइब्रेटिंग सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना ज्यादा तुम्हारा साउंड या फिर उतना ज्यादा लाउड प्रोड्यूस होगा साउंड। छोटा सरफेस एरिया स्मॉल साउंड या फिर फेंट साउंड, आवाज विजिबल भी नहीं होगा, मतलब ऑडिबल भी नहीं होगा उतना, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा आवाज ऑडिबल है। ठीक है, तो जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना ज्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस। ठीक है, आगे। If you take two drums, one small and the other big, and beat them one by one to produce vibration in them, you will notice that the sound produced by the big drum is louder than that produced by the small drum. हाँ, तो इसके बारे में ये बताया है कि जो बड़ा ड्रम होगा वो ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा, छोटा ड्रम होगा स्मॉल साउंड प्रोड्यूस करेगा। तुम देखे भी होगे वूफर, जितना भी वूफर वगैरह होता है उसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है। जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना ज्यादा उसमें बास इफेक्ट आता है। ठीक है, इसलिए जो वूफर होता है वो जब आवाज करता है तो पूरा लाउड स्पीकर जो आवाज करता है बहुत ज्यादा आवाज आता है उसमें से।
In temples, you must have noticed that a bell with a big case produces a louder sound than that with a small case. स्मॉल केस। तो तुम टेंपल में घंटी वगैरह में देखे होगे, जहां पर छोटा घंटी होगा वो पतला आवाज प्रोड्यूस करेगा, बड़ा जो घंटा होगा वो बहुत लाउड आवाज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द लिसनर। अब लिसनर कितना सेंसिटिव है साउंड पे, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कुछ कुछ लिसनर, जैसे हमारा जो रेंज है वो क्या है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगर हम लोग साउंड इस रेंज से ज्यादा सुनेंगे तो हम लोग को सुनाई ही नहीं पड़ेगा, हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि साउंड हो भी रहा है। या फिर इससे कम में अगर हमको मिल रहा है, जैसे मान लो अगर हमको 2 हर्ट्ज मिल रहा है तब भी हमको सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं सुनाई पड़ेगा? क्योंकि ये हमारे रेंज में है ही नहीं, है ना। तो ये बता रहा है सेंसिटिविटी ऑफ द लिसनर पे भी डिपेंड करता है। On the sensitivity of the listener. The loudness of a sound depends on the sensitivity of the ears of the listener. A given sound may appear to be loud to a listener but not so loud to the other listener. To a partial deaf listener, a louder sound will appear to be feeble. अपीयर टू बी फेबल। ठीक है, देखो तो यही बता रहा है कि जिसका साउंड, जो साउंड ज्यादा, यही बता रहा है कि जैसे मान लो कि हर पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसका ईयर जो है वो कैसे सेंसिटिव है। ठीक है, साउंड पे कैसे वो सेंसिटिव है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सब रहा फैक्टर जिसपे लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको खुद से नोट्स बना सकते हो, हम नहीं लिखवा रहे हैं। ठीक है, नोट्स खुद से बना लो ना, क्योंकि अगर हम लिखवाएंगे तो तुम लोग फिर खुद मेहनत नहीं करोगे, इसलिए खुद से बनाओगे तो याद ज्यादा देर तक रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। किसी को कुछ पूछना है यहां तक? किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कुणाल, कुछ पूछना है? कुणाल प्रेजेंट है कि चल गया? कुछ पूछना है? लकी, तुमको समझ में आया? ठीक है, रानी और आदित्य? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव। तो रिलेशनशिप हम लोग देख रहे हैं कि इसका लाउडनेस और एम्पलीट्यूड पे कैसे डिपेंड करता है। चलो पढ़ो। Relationship between loudness and amplitude of a wave. The loudness of a sound is directly proportional to the square of the amplitude of wave. ये लाइन को अंडरलाइन कर लो। द लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव। जो लाउडनेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है, लाउडनेस को कहीं कहीं हम लोग इंटेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इंटेंसिटी लाउडनेस एक ही चीज है। तो लाउडनेस बोलो या फिर इंटेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। आगे It implies that on doubling the amplitude of wave, the loudness becomes 2 square, that is equals to 4 times. If amplitude of a wave is tripled, the loudness becomes 3 square, that is 9 times. 9 टाइम्स एंड सो ऑन। यही बता रहा है कि मान लो कि अगर तुम एम्पलीट्यूड को दुगना करते हो तो लाउडनेस 4 गुना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। लेकिन अगर तुम एम्पलीट्यूड को 3 टाइम्स करते हो तो लाउडनेस तुम्हारा क्या होगा, 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स लाउड हो जाएगा। Thus loudness is directly proportional to amplitude square. Figure 7.8 shows two waves A and B. The amplitude of wave A is 2 cm and that of B is 3 cm. But both waves are of same frequency. The ratio of the loudness of B and A is loudness of wave by loudness of wave A. That is equals to 3 cm square by 2 cm square. That is 9/4. तो यहाँ पे दोनों में लाउडनेस का फर्क भी हो गया। एक केस में देखो, इसी का एग्जांपल लेते हैं। देखो इसका लाउडनेस की अगर हम बात करें, अगर हम बोलते हैं कि ए कितना लाउड होगा, बी कितना लाउड होगा, तो इसका अगर रेशियो की बात करें, देखो ना यहाँ तुमको ए दिख रहा है, ए कितना है, ए है यहाँ पे, और यहाँ पे बी कितना है, ट्वाइस ऑफ ए। तो अगर हम बोलते हैं लाउडनेस ऑफ ए, लाउडनेस ऑफ ए क्या होगा, ए का स्क्वायर, और लाउडनेस ऑफ बी क्या होगा, लाउडनेस ऑफ बी जो होगा वो होगा 2a का स्क्वायर। अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर से a स्क्वायर चल जाएगा, ये हो जाएगा 4, 1/4। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। देखो यहाँ नहीं काटते, जब यहीं पे काटते हैं, ये हो गया a स्क्वायर बाय 2a का स्क्वायर। तो a स्क्वायर को क्या लिखोगे, a स्क्वायर ही लिखोगे, और 2a स्क्वायर को क्या लिखोगे, 4a स्क्वायर।
तो a स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे क्या होगा 1:4। तो यहाँ पर जो लाउडनेस होगा, ये जो लाउडनेस होगा वो कितना होगा 4 टाइम्स होगा। तो अगर हम पूछे a और b में लाउड कौन, तो सिंपल सी बात है b लाउड, लेकिन कितना लाउड, तो 4 टाइम्स लाउडर देन a। क्लियर है, क्योंकि एम्पलीट्यूड डिपेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड इसका डबल है तो इसका साउंड का लाउडनेस 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यूनिट ऑफ लाउडनेस। यहाँ पे देखो लाउडनेस बोलो या फिर इंटेंसिटी बोलो, ठीक है, यहाँ पे लाउडनेस को काट के इंटेंसिटी कर देना, क्योंकि लाउडनेस एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है और इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी को तुम मेजर कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे तुम लाउडनेस बोलो या फिर इंटेंसिटी बोलो एक ही बात है, लेकिन इंटेंसिटी इज बेटर वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट ऑफ इंटेंसिटी बोलो या फिर यूनिट ऑफ लाउडनेस बोलो, चलो एक ही बात है, पढ़ो। Unit of intensity decibel. The loudness of a sound is measured on special scale called a decibel scale. Note that 1 dB equals to 1/10 of bell, where bell is the unit of level of loudness, named after the scientist Alexander Graham Bell, who invented one of the most useful devices, that is telephone. The minimum loudness of sound audible at frequency 1 kHz is considered किलोहर्ट्ज, उसको किलोहर्ट्ज पढ़ते हैं। किलोहर्ट्ज। तो मिनिमम साउंड जो तुम सुन सकते हो वो हो गया 1 किलोहर्ट्ज, इज कंसिडर्ड टू बी जीरो लेवल ऑफ साउंड इन डेसिबल। तो 1 किलोहर्ट्ज को तुम क्या बोलोगे 0 डेसिबल। ठीक है, इट इज टेकन टू बी रेफरेंस लेवल when the loudness increases 10 times, the level of the sound is said to be 10 dB. When the loudness becomes 100 times, its level is 20 dB. When the loudness becomes 1000 times, its level is 30 dB and so on. तो यहाँ पे ये बताया है लेवल इन डीबी दिया हुआ है। लेवल ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय सम ऑब्जेक्ट, जैसे मिनिमम ऑडिबल है 0 डेसिबल, वेरी मच फेंट, लीव्स रसलिंग, जैसे जब हवा चलता है तो जो पत्ता सब जो आवाज करता है उसका कितना साउंड है, तो 10 डेसिबल है। रिकॉर्डिंग स्टूडियो 20 डेसिबल, विस्पर 30 डेसिबल, नॉर्मल कन्वर्सेशन 50 डेसिबल, वैक्यूम क्लीनर 60 डेसिबल। तो ये सब दिया हुआ है। व्हीकल का 80, रॉकेट टेक ऑफ 140। ठीक है, तो ये ईयर को पेनफुल भी होता है। आगे, The safe limit of level of sound for hearing is from 0 to 80 dB. The sound of level 10 dB to 30 dB has soothing sensation. A constant hearing of sound of level above 120 dB can cause headache and permanent damage to the ears of the listener. Such sound is called noise. हाँ, तो यहाँ पे वही नाम बताया गया है कि अगर तुम 0 से 10 डेसिबल से लेके 30 डेसिबल तक अगर कोई साउंड सुनते हो तो वो सूदिंग लगता है। तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास मोबाइल होगा, मोबाइल में तुम्हारे पास जो ईयरफोन होता है, ईयरफोन में साउंड एडजस्ट करने का भी ऑप्शन रहता है, तो वहां पे डेसिबल को तुम एडजस्ट कर लेना। तुम 0 से लेके 30 डेसिबल तक को अच्छे से एडजस्ट कर लेना, तो उससे क्या होगा, तो वो साउंड तुमको स्मूथिंग लगेगा। लेकिन अगर तुम 30 डेसिबल से ज्यादा बढ़ाते हो तो वो साउंड तुमको क्या लगेगा, नॉइजलेस लगेगा। तो बोल रहा है कि अगर 120 डेसिबल से ज्यादा है तो वो क्या कैटेगरी में आ गया, नॉइज के कैटेगरी में आ गया, तो वो हेडेक देता है। पिच, चलो यहां तक क्लियर हो गया होगा। रिलेशनशिप आ गया एम्पलीट्यूड और लाउडनेस और एम्पलीट्यूड के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है पिच। तबीयत खराब Pitch. It is characterized of sound that differentiates an acute or shrill sound from a flat sound. It depends on the number of vibrations per second. Pitch refers only to the musical sounds, and each musical note has a defined pitch. If the pitch is high, the sound is shrill, and if the pitch is low, the sound is flat. In tape recorder, bass and देखो ये जो पिच होता है, इससे तुम क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे मेल का जो आवाज होता है वो थोड़ा मोटा होता है और जो फीमेल का आवाज होता है वो पतला होता है। ये क्यों, इसके कारण होता है, ये फ्रीक्वेंसी बोले या फिर पिच बोले की बात है। जैसे वर्ड है लाउडनेस, लाउडनेस बोलो या फिर इंटेंसिटी बोलो, एक ही चीज है, इंटेंसिटी। ठीक है, एक ही चीज है। तुम अगर पिच बोलो, अब पिच के कारण, फ्रीक्वेंसी का अल्टरेशन के कारण क्या होता है, साउंड हाई पिच लो पिच का होता है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी रहा तो हाई पिच, अगर लो फ्रीक्वेंसी रहा तो लो पिच। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। तुम उसको बोलो पिच बोलो या फिर फ्रीक्वेंसी बोलो, तो ये फ्रीक्वेंसी का कारण इंटरचेंज होता है। तो तुम ऐसे सोचो, जो लड़की का जो आवाज सब होता है वो लो फ्रीक्वेंसी का होता है। ठीक है,
लड़के का आवाज जो होता है वो श्रिल ज्यादा होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के केस में इसको मानेंगे हम लोग, श्रिल ज्यादा होता है, पतला आवाज मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड सर, थोड़ा कंफ्यूजन है। हाई पिच, ठीक है, हाई पिच होना चाहिए। हाई पिच, हाँ तो ये हाई होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो गर्ल्स का जो वॉइस होता है वो क्या होता है, हाई पिच का होता है, जिसके कारण क्या होता है वो पतला आवाज होता है। और ये आवाज जो होता है ना बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकता है, पतला आवाज बहुत दूर तक ट्रेवल करता है। जो मोटा आवाज होता है वॉइस का मेनली क्या होता है, वॉइस का मेनली लो पिच होगा। लो पिच बोले तो लो फ्रीक्वेंसी, हाई पिच बोले तो हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो। In a tape recorder, bass and treble refers to low and high pitch respectively. At a bass, low pitch sound produced by tabla or dholak becomes predominated, while at treble high pitch shrill sound produced by flute or घुंघरू becomes predominant। तो ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास अगर टेप रिकॉर्डर है तो उसमें ऑप्शन रहता है, तुम हाई पिच कर सकते हो, लो पिच कर सकते हो। अगर तुम हाई पिच करोगे तब उस केस में क्या होगा, तुम्हारा ये जो आवाज है श्रिल साउंड दैट इज फ्लूट और घुंघरू, इसका आवाज तुमको तेज सुनाई पड़ेगा। अगर किसी को फ्लूट और घुंघरू का आवाज सुनना है तो वो हाई पिच कर देगा, लेकिन अगर किसी को अगर तबला या फिर ढोलक का आवाज सुनना है तो वो क्या करेगा, लो पिच, क्योंकि वो क्या है, लो फ्रीक्वेंसी का है। पिच, pitch of a note depends on its frequency. Two notes sounded on the same instrument with same amplitude will differ in pitch when their vibrations are of different frequencies. Figure 7.9 shows two waves A and B of each of same amplitude 2 centimeter. The wave A is of time period t equals to 1, that is frequency f equals to 1 by 1 second, that equals to 1 second, while the wave B is of time period 0.5 second, that is frequency equals to 1 by 0.5 second, that equals to 2 second. Thus the wave A is of low pitch while the wave B is of high pitch. ठीक है। देखो यहाँ पे इस केस में क्या बताया है, देखो फिगर 7.9 तुमको दिख रहा है, दो वेव दिख रहा है ए और बी। देखो सब पे फिगर देखो बुक में, फिगर 7.9 तुमको दो वेव दिख रहा है। एक है तुम्हारा, एक का टाइम पीरियड, देखो एक का एम्पलीट्यूड क्या है, दो, दोनों का एम्पलीट्यूड देखो दो है। लेकिन टाइम पीरियड की बात करें तो एक का टाइम पीरियड, एक कंप्लीट वेव का टाइम पीरियड यहाँ पे 2 सेकंड पे हो रहा है। एक मिनट जरा, एक ऊपर गया कंप्लीट के यहाँ 1 पे हो रहा है और दूसरा 0.5 पे हो रहा है। देखो फिगर देखो गौर से, एक कंप्लीट साउंड, देखो इसको बोलते हैं, ये जो कर्व है ये हो गया एक कंप्लीट साउंड यहां तक। सबको बुक में देखो, अपने बुक में देखो, ये वाला जो हुआ ये हुआ एक साउंड कंप्लीट, यहां से लेके यहां तक हुआ एक कंप्लीट साउंड, एक टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड। यहां पे देखो तो पहला वाला फिगर में तुमको क्या दिख रहा है, उसका टाइम पीरियड क्या है, 1 दिख रहा है। समझ में आ रहा है, पहला का टाइम पीरियड क्या है, 1 दिख रहा है। दूसरा का टाइम पीरियड देखो, दूसरा का टाइम पीरियड में वहां पे जो 1 है वो असल में क्या है, उसमें अभी तक में 2 वेव जा चुका है। समझ में आ रहा है, वहां पे क्या हो चुका है, 2 वेव जा चुका है। अगर उसका टाइम पीरियड देखो तो वो 0.5 सेकंड है। देखो एक कंप्लीट, फिगर 2 में देखो एक कंप्लीट ऐसे करके 0.5 है यहाँ पे, सबको दिख रहा है 0.5 वहां पे, है ना। उसके बाद इसको आगे फर्दर कंप्लीट किया गया और यहाँ पे ये 1 है, तो इधर वाला को नहीं गिनना है, ऐसे कितना दूर तक को देखना है, क्योंकि यहाँ पर एक कंप्लीट वेव है। तो पहला का टाइम पीरियड क्या है, 1 सेकेंड। तो फिगर 1 ए का टाइम पीरियड क्या हो गया, 1 सेकेंड है। और फिगर बी का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 0.5 सेकेंड, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इनवर्स ऑफ टाइम, तो 1 बाय टाइम करेंगे तो 1 बाय 1, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, 1 हर्ट्ज। और इस केस में इसका फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, देखो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इनवर्स ऑफ टाइम, ये भी होगा 1 बाय टाइम, दैट इज 1 बाय 0.5, पॉइंट को ना मल्टीप्लाई बाय 10, 5 2 10, दैट इज 2 हर्ट्ज। समझ में आ रहा होगा। तो बी का जो फ्रीक्वेंसी हुआ वो हो गया 2 और ए का फ्रीक्वेंसी हो गया 1 हर्ट्ज। क्लियर है। Example: the frequency of the sound of a crying baby is more than that of a crying adult. So the sound of a crying baby is shriller than of adult of and then of a crying adult। तो ये बात समझ में आ रहा होगा कि जिस आवाज, जो आवाज पतला ज्यादा होता है, हम लोग अभी तक में क्या क्या देखे, जो आवाज पतला ज्यादा होता है वो आवाज ज्यादा हाई पिच का होता है या फिर हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग देखें, जो साउंड जो मोटा होता है
वो लो पिच का होता है और उसमें बास ज्यादा होता है। वो कैसा होता है, दो टर्म का इस्तेमाल करोगे, एक बास और एक श्रिल। श्रिल मतलब हो गया पतला, बास मतलब हो गया मोटा। ठीक है, आगे। Similarly, the voice of a female is shriller than that of a man. If a postcard is rubbed slowly against the teeth of a comb, a grave sound is heard, but if it is rubbed fast, the sound becomes shrill. In musical instruments like flute and clarinet, the pitch of sound changes by the changing the length of vibrating air column when different holes in it are closed at a time. In stringer instruments such as guitar, sitar, piano, violin, the pitch of sound changes by changing the place of plucking on the string. The stringed instruments are provided with a number of strings of different thickness and under different tensions so that each string produces sound of different pitch. हाँ, तो ये बात तुम लोग जानते होगे, जैसे कभी कोई गिटार बजाया है या फिर सितार बजाया है तो तुम देखे होगे गिटार में जो तुम्हारा स्ट्रिंग रहता है, अगर पतला स्ट्रिंग को क्लिक करोगे तो श्रिल आवाज आता है, मोटा स्ट्रिंग को क्लिक करोगे तो क्या आएगा, ब्रास आवाज है, बास आवाज आएगा, मतलब मोटा आवाज आएगा। तुम देखे ही होगे, है ना। सिमिलरली पियानो में भी होता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो वहां पे जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड का लेंथ में भी चेंजिंग आता है, साथ साथ कुछ कुछ कॉर्ड मोटा होता है, कुछ कुछ कॉर्ड पतला होता है। तो पतला कॉर्ड से पतला आवाज आएगा, मोटा कॉर्ड से मोटा आवाज आता है। तो वेज ऑफ चेंजिंग द पिच इन डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो कैसे हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का पिच को बदलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पहले यहां तक ही रह देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे वेज ऑफ वगैरह देखेंगे। फिलहाल हम लोग अभी तक में क्या क्या देखे, तो अभी तक हम लोगों ने देखा, अच्छा इसको पहले कंप्लीट कर ही लेते हैं, हम लोग क्वालिटी छोड़ देंगे, क्वालिटी कल देखेंगे। ठीक है, क्वालिटी छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, यहां तक देख लेते हैं। ठीक है, वेज ऑफ चेंजिंग द पिच इन डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो पहला स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। Instruments such as piano, violin, and guitar have several strings of different thickness and different tensions. The reason is that the frequency of vibration of a string depends on the tension and the thickness of the string. A note of a higher pitch can be obtained by vibrating the string under high tension or by vibrating a thinner string. The pitch of sound produced by a string instrument also depends on the place where it is plugged. If a string stretched between its ends is plugged more closer to the one fixed and higher the pitch of the sound produced. हाँ देखो, इसमें क्या बता रहा है कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में बता रहा है कि मान लो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का जो साउंड होता है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तुम गिटार देखे होगे, तो गिटार में, तो गिटार का एग्जांपल ही बनाते हैं। मान लो मेरे पास एक गिटार है, समवट ऐसा शेप का ही होता है गिटार। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा कॉर्ड रहता है, यहाँ पे टाइट करने वाला रहता है, जैसे यहाँ पे 5 को रहेगा टाइट करने वाला। ठीक है, और यहाँ पर से हर स्ट्रिंग का अलग अलग गया है। ठीक है, टाइट करने वाला, यहाँ से तार जाता है ऐसे करके, तो कुछ तार मोटा होता है, कुछ तार पतला होता है, तो इससे टाइट किया जाता है, इससे क्या करते हैं, टाइट किया जाता है। तो ये टेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा, टेंशन पे डिपेंड करता है। साथ साथ वायर का थिकनेस पे भी डिपेंड करता है, वायर का थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। अगर टेंशन ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो सकता है, और अगर वायर थिक कम है, मतलब वायर अगर पतला है तब भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो सकता है, मतलब हम कह सकते हैं उसका पिच हाई हो सकता है। तो अगर हाई पिच होगा तो कैसा आवाज आएगा, श्रिल आवाज आएगा। याद रखो, आवाज कैसा आएगा, श्रिल आवाज, मतलब पतला आवाज आएगा। तो ये फैक्टर बताया। In wind instrument, in case of a flute, clarinet, shanai, etc., a lower note is obtained by closing some more holes so that the length of the vibrating air column increases. Thus, the pitch of sound produced by the flute decreases. That is, the sound becomes grave. On the other hand, to increase the pitch, the holes are opened so as to reduce the length of the vibrating air column. हाँ, तो अब जैसे विंड इंस्ट्रूमेंट भी तुम देखे होगे, अगर पियानो देखे होगे, अगर तुम बगल देखे होगे या फिर शहनाई देखे होगे, तो वहां पे क्या होता है, एयर कॉलम वहां पे वाइब्रेट करता है, वहां पे कोई स्ट्रिंग नहीं होता, वहां पे हवा ही वाइब्रेट करता है। अब जैसे फ्लूइड में बहुत सारा छेद रहता है, जैसे मान लो एक बांसुरी है यहाँ पे, तो बांसुरी में क्या रहता है, यहाँ पे ऐसे करके बहुत सारा छेद रहता है, होल्स रहता है। ठीक है, अब मान लो तुम अगर ये होल को बंद करते, यहाँ से तुम फूक रहे हो, तो ये होल को बंद करोगे, अगर ये होल को बंद करोगे तो इतना एयर कॉलम वाइब्रेट कर रहा है। अगर तुम ये होल को बंद कर रहे हो, ये दोनों को बंद कर रहे हो, तो इतना एयर कॉलम वाइब्रेट कर रहा है, तो तुम क्या कर रहे हो, एयर कॉलम को घटाते जा रहे हो। ठीक है, अगर तुम यहाँ भी बंद कर रहे हो तो इतना तक वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो तुम इससे क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, इसके एयर कॉलम के वाइब्रेट को बढ़ाना घटा सकते हो। अगर एयर कॉलम कम वाइब्रेट करेगा तो कैसे साउंड हो रहा है, पिच।
10 तो जैसे तुम्हारा एयर कॉलम बढ़ेगा तो पिच उसका घटेगा, ठीक है, एयर कॉलम तुम्हारा बढ़ेगा तो पिच तुम्हारा घटेगा, कम आवाज आएगा, मतलब पतला आवाज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट। मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जैसे तबला हुआ, ढोलक हुआ, इसके ऊपर में क्या रहता है, कोई एनिमल का स्किन रहता है, एनिमल का स्किन पे वाइब्रेशन हम लोग करते हैं, इसलिए उसका नाम दिया गया मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट। In membrane instruments such as dholak, tabla, drum, etc., there is a membrane which is stretched by means of string to produce sound. The membrane is made to vibrate by striking or tapping it. The pitch of sound depends on the size and tension of the membrane. More tight and small is the membrane, higher is the pitch of the sound produced. Thus, to increase the shrillness of sound, the instrument of small membrane is taken and its strings are stretched and tightened. एंड टाइटन, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया, जैसे तुम्हारे स्कूल में अगर परेड होता है तुम देखे होगे आवाज, अगर बड़ा ड्रम बजाता है तो मोटा आवाज आता है, जो लाउड ज्यादा होता है, क्योंकि सरफेस एरिया उसका बड़ा होता है। लेकिन अगर तुम छोटा ड्रम को बजाओगे तो पतला आवाज आएगा, ठीक है, छोटा ड्रम को बजाओगे तो क्या आएगा, पतला आवाज आएगा, और उसका मेम्ब्रेन भी बहुत टाइट रहता है तो वो पतला आवाज देता है। तुम लोग ट्राई करके देखे भी होगे कि अगर बड़ा सा ड्रम को तुम बजाए हो तो मोटा आवाज आता होगा, लेकिन अगर तुम छोटा या फिर छोटा साइज का ड्रम बजाओगे तो पतला आवाज आता है। आज यहीं तक हम लोग रहते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े उसको एक बार सम अप कर देते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, चलो रिकॉल करते हैं। हमने अभी तक देखा कि जो साउंड होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड हमने देखा। चलो रानी बताओ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड क्या क्या होता है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है लाउडनेस, दूसरा होता है पिच, और तीसरा होता है क्वालिटी। लाउडनेस के बारे में हम लोग देखे थे, लाउडनेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता था, लकी बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लकी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, सिर्फ एम्पलीट्यूड नहीं, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो इंटेंसिटी होता है, जो लाउडनेस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। अगर हम पूछे कि फैक्टर्स ऑन विच लाउडनेस डिपेंड, तो फैक्टर्स क्या क्या होगा जिसमें लाउडनेस डिपेंड करता है, तो फैक्टर्स ऑन विच लाउडनेस डिपेंड। चलो कुणाल बताओ लाउडनेस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है कुणाल, सबसे पहला फैक्टर है एम्पलीट्यूड, जिसके स्क्वायर पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो डायरेक्टली इसको लिख देते हैं स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। दूसरा किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, दूसरा डिस्टेंस, डिस्टेंस किसका, डिस्टेंस ऑफ द सोर्स, डिस्टेंस ऑफ सोर्स। तीसरा फैक्टर सरफेस एरिया या फिर वाइब्रेटिंग बॉडी, सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। और चौथा फैक्टर होता है सेंसिटिविटी ऑफ द लिसनर। तो हमने ये फैक्टर देखा, ये था हम लोग का लाउडनेस का फैक्टर्स। उसके बाद हमने पिच देखा, पिच को हमने दूसरा नाम क्या क्या दिया, पिच को हमने दूसरा नाम दिया था फ्रीक्वेंसी। इससे दो पार्ट का आवाज आता है, एक हो गया तुम्हारा श्रिल आवाज आता है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी हुआ तो आवाज कैसा आएगा, श्रिल आवाज आएगा। बता तुम उसको हिंदी में क्या बोल सकते हो, पतला आवाज।
ठीक है। और अगर लो फ्रीक्वेंसी का हुआ तो कैसा हो जाएगा, बास, ठीक है, या फिर तुम बोल सकते हो मोटा आवाज, ठीक है। ये वाला देखे थे। और क्या देखे थे हम लोग, बस इसे हम देखे थे। उसका हम लोग इंस्ट्रूमेंट पे चले गए थे, जिसमें इंस्ट्रूमेंट में मेरा क्या आया, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट आया। फिर उसका हम लोग का क्या आया, मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट आया, विंड इंस्ट्रूमेंट आया। बस वही सब देखे। तो फिलहाल हम लोग आज यही सब देखे। ये दो फैक्टर्स अभी तक डिस्कस हो गया है। क्वालिटी डिस्कस होना बाकी है, क्वालिटी ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये वाला